नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 5 बज गए हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपकी खबरों को विस्तार से बताने का। पहली खबर का रुख करेंगे जो कि है नक्सल और उसकी सियासत से जुड़ी हुई। नक्सल घटनाओं को लेकर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, तो वहीं इस मामले पर लगातार राजनीति भी हो रही है। आप कहेंगे कैसे भैया, कैसे हो रही है, हम कैसे मान लें? मान लीजिए, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। नक्सल मुठभेड़ पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मुठभेड़ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने आज कांग्रेस के ऊपर कार्टून अटैक किया है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने पोस्टर शेयर करते हुए कांग्रेस को नक्सलवाद पर घेरा है। बीजेपी द्वारा जारी पोस्टर को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। देखिए, ये लगातार जो कांग्रेस पार्टी का रुख नक्सल उन्मूलन के अभियान पर रहा है, ये बताता है 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को पाला पोसा और जब कार्यवाहियां हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये स्पष्ट है। और इसे लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के इन कृत्यों को देख रही है और यही कारण है कि कांग्रेस हाशिए में जाती जा रही है। डिप्टी सीएम के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट करते हुए नक्सलवाद का खात्मा करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी साझा की है। वहीं बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पलटवार किया है। ये इस तरह की बातें करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। 15 साल इनकी सरकार रही, इन लोगों ने क्या किया? नक्सलवाद तो इनके राज में ही बढ़ा है। उसके पहले इस तरह की घटनाएं कम होती थी और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय भी नक्सलवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई थी और उस पर लगाम लगाए गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के पोस्टर वार करती है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पोस्टर वॉर या कार्टून वॉर अहम स्थान बनाता जा रहा है। इस बार पोस्टर वॉर से नक्सलवाद के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है। लेकिन इस वॉर से ये तो जरूर साफ हो गया है कि आगामी समय में नक्सलवाद का मुद्दा हमेशा की तरह एक बार फिर से यहाँ की राजनीति के केंद्र बिंदु में रहने वाला है। रवि मिरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए। रवि भाई, ये कैसे पोस्टर वॉर निकल कर आ गया? इतना तल्ख है, तीव्र है, तीक्ष्ण है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो लाजमी है कि तीक्ष्ण ही आएगी। कैसे निकला? क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर? देखिए, लगातार जो नक्सल एनकाउंटर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पिछले 5 महीनों में 120 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है और फोर्स के इस एक्शन को देख के कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो सियासत हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि अब नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में जो सरकार बढ़ रही है, उसमें बीच में रोड़ा अटकाया जा रहा है। और जो आज कार्टून वॉर हुआ है, इसमें भी यही संदेश जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि जिन लोगों को मारा जा रहा है, जिन नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, वो ग्रामीण आदिवासी तो नहीं है। इसी सवाल के कारण से ये एनकाउंटर भी प्रभावित हो सकता है और इस पर बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी नक्सल उन्मूलन के दिशा में जो काम कर रही है, उनका रुख स्पष्ट है, क्योंकि उनके कार्यकाल में लगातार नक्सलियों का पालन पोषण हुआ है। नक्सल एनकाउंटर के काम लगातार बंद थे कांग्रेस की सरकार में, तो ये आरोप लगाया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 40 सालों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनप रहा था, उसको खत्म करने की दिशा में जितनी आगे फोर्स बढ़ती है, लेकिन जो राजनीति होती है उसके कारण से। लेकिन रवि, राजनीति बढ़ रही है और राजनीति सकारात्मक हो तो चलता है। लगातार नक्सल समस्या पर पिछले हम जब से देख रहे हैं कि जब से पहली मुठभेड़ हुई थी कांकेर की, तब से राजनीति हो रही है। जो गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर दीपक बैज को खुला आमंत्रण भी दे दिया कि आप आइए, कैसी पुनर्वास नीति चाहते हैं। लेकिन देखा जा रहा है बार बार सिर्फ सियासत होती है, सिर्फ हम विपक्ष में इसलिए विरोध करेंगे देखने को मिलता है। मैं ये फेवर वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके उचित समाधान की जरूरत है ना, सिवाय सिर्फ बयानबाजी के। देखिए, इस प्रकार की जो सियासत होती है, इसमें सबसे ज़्यादा किसी को धक्का पहुंचता है वो है हमारे जवान,
जो जंगलों में जाके लोहा लेते हैं नक्सलियों से, क्योंकि नक्सलियों का गढ़ माना जाता है जंगल को, उन्हीं जंगल में जाके नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों के इनामी नक्सली मारा जा रहा है। और वैसे समय में आप जवानों के इस शौर्य पर सवाल उठाएंगे तो जवानों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है, उनके आत्मबल को ठेस पहुंचता है। इसका ध्यान दोनों ही राजनीतिक पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, खासकर कहीं कांग्रेस ऐसा तो पार्टी नहीं को। रवि भाई, 6वें चरण का चुनाव है, जवानों को जवान के पोस्टर के जरिए बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्योंकि उत्तर भारत में उत्तरी पट्टी में चुनाव है, आखिरी चरण का चुनाव है। हो सकता है यहां भी इंपैक्ट हो, क्योंकि तमाम नेता जा रहे हैं यहां वहां प्रचार करने के लिए। देखिए, बीजेपी तो लगातार सेना और जवानों के नाम पर सामने खड़ी रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी कोई कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई मुठभेड़ होता था तो वो सामने खड़े होकर बोलते थे कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी, खासकर आप अभिनंदन का केस ले लीजिए, कुछ साल पहले हमने देखा था, तब पाकिस्तान से लड़ भिड़े थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि सेना के साथ हमेशा खड़े रहने की कोशिश की जाती है। सेना के साथ और सेना के शौर्य साहस को भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। शुक्रिया रवि, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। कवर्धा में 19 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कवर्धा में बीते दिनों हुए हादसे के बाद माल ढोने वाली गाड़ियों से सवारियों को ढोया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस सड़क पर यह दुर्घटना हुई, फिर उसी सड़क से माल ढोने वाली गाड़ियां जा रही हैं। हादसे के बाद भी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ग्रामीण अंचलों में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम दिखाएंगे आपको, समझाएंगे कि कैसे उस रोड पर भर भर कर लोग जा रहे हैं। जरा गौर फरमाइए टीवी स्क्रीन पर, फिर मेरी तरफ आ जाइए, मेरा रुख कर लीजिए, फिर दिलीप का रुख कराऊंगा। ये देखिए, ये देखिए आलम, ये रोड जो देख रहे हैं, ये वही रोड है जिस पर कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, और हादसे के बाद अभी भी इस तरह से भर भर कर ट्रकों में लोग जा रहे हैं। ये दूसरा वाहन देखिए आप। तो प्रशासन सिर्फ शहरी क्षेत्रों में कार्रवाई करके, खाना पूर्ति करके मामला फिक्स कर देगा क्या कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है? दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे। दिलीप, 19 लोगों की जान चली गई, प्रशासन पीठ थपथपा रहा है, आईजी आदेश निकाल रहे हैं, कह रहे हैं अधिकारी कि बहुत अच्छा है, बहुत चंगा है, बहुत भला है, लेकिन देख लीजिए उसी रोड का आलम आपने भेजा है, आपने दिखाया है। दिलीप, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? दिलीप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। दिलीप, प्रशासन पीठ थपथपा रहा है आईजी साहब के आदेश के बाद। बोलिए दिलीप, आवाज अगर आपके पास आ रही हो, अगर आपने प्रश्न सुन लिया हो तो। देखिए, आपने बहुत सही कहा। जब भी कोई घटना होता है तब अधिकारी जागते हैं और तानन फानन में इतने आदेश जारी कर देते हैं कि उसको फॉलो नहीं करा पाते। कुछ ऐसा ही अभी हो रहा है। कवर्धा हादसा इतना बड़ा हादसा था, उस समय पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में तहलका मचा दिया था। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक इस पे एक संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी आदेश निकालते रहते हैं, लेकिन उस आदेशों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। इस वीडियो के जरिए आप देखिए, उसी रास्ते पे वो लोड होकर गाड़ियां दौड़ रही है, उसी मालवाहक वाहनों में, और उसमें मजदूर फिर से भरे गए हैं। अब यहाँ पे फिर कोई दूसरा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब प्रशासन ने कड़ाई बरती थी तो मात्र 2-3 दिनों के लिए थी क्या? उसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी। लगातार एक और सवाल खड़ा होता है, माफी चाहूंगा मैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन वहां के एसपी खुद फेमस हैं, इतने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं शहरी क्षेत्रों पर। छोटा सा किसी का चालान हो जाए तो अरे कहां जा रहे हैं, इस स्टाइल से वीडियो बनाते हैं। और अब इतनी बड़ी घटना है तो गांव में निकलने की हिम्मत नहीं है, इनको रोकने की हिम्मत नहीं है। वही तो कह रहा हूं रितेश में कि क्या अधिकारी सिर्फ आदेश देते हैं, कहीं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते। यही जो वीडियो अब निकल के सामने आया, फिर से एसपी अलर्ट होंगे, अधिकारियों का आदेश देंगे और फिर उसके बाद फिर वो कानापूर्ति के लिए कार्रवाई होगी। हालांकि एसपी की बात आपने कहा कि उन नियम कानून और ट्रैफिक नियम के लिए बड़े सख्त है, कई सारे उनके वीडियोस भी आए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन आपने ये भी सही कहा कि वहाँ के वो एसपी है, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए जब वो
सोशल मीडिया पे जाकर लोगों को रोक रोक कर ट्रैफिक का नियम बताते हैं, हेलमेट पहनने की हिदायत देते हैं, तो इतने भर भर कर माल वाहक वाहनों में जो लोग जा रहे हैं और लोग वही रास्ते से जा रहे हैं जहां पर कुछ से दिनों पहले 19 लोग गुजरे थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। माफी चाहूंगा, वक्त इतनी ही इजाजत देता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने बोला है कि ईवीएम को शंका है तो उसका समाधान जरूरी है, तो उन पर अरुण साव ने पलटवार किया है। क्या कुछ हुआ वार पलटवार, वो देख लीजिए, फिर सीधा सहयोगी का रुख करेंगे। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ। और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है, इस पर स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। जब से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी। और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये तो चल रही है सियासत, लेकिन इसके पीछे क्या है क्रोनोलॉजी, ये समझाने के लिए मेरे स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। सुबह से ही लगातार बेमेतरा हादसे को कवर कर रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ईवीएम पर भी क्या सियासत चल रही है, ये भी बखूबी बताएंगे मृगेंद्र जी। जो ये दीपक बैज कह रहे हैं कि कई जगहों का 10-10, 12-12% वोट परसेंट बढ़ गया है, कौन सा ये आधार है? सियासत तो एक अलग मसला है, वो तो चल ही रहा लगातार। ये आधार कौन सा है? और अगर ऐसी मांग की है कि अगर ये सत्य है कि इतने दिनों बाद बढ़ रहा है, तो क्या वाकई निर्वाचन आयोग को कोई और मजबूत प्रणाली नहीं गठित करनी चाहिए? देखिए, दीपक बैज ने जो कहा है कि कई जगहों पे 10-10, 12-12% बढ़ गया है मतदान प्रतिशत, वो जो अभी तक 6 चरण के चुनाव हुए हैं उसके बाद की प्रक्रिया है, उसमें कई जगहों पे निर्वाचन आयोग ने बताया कि यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ गया है। उसके बाद से ही कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आपको बता दें कि पहले भी जो राहुल गांधी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, ये सभी नेता ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे थे। एक समय ऐसा भी आया देश में कि जब सभी विपक्षी दल एक साथ होकर ये कह रहे थे कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, वो निर्वाचन आयोग तक भी गए। तो अब जब आखिरी दौर का चुनाव हो रहा है तो इस तरीके से बात आ रही है और वो कांग्रेस का पुराना स्टैंड ही है, कोई नया स्टैंड नहीं है। जी लगातार देखा जा रहा है इसमें सियासत हो रही है। कोर्ट ने आदेश भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दी याचिकाएं जिनका उन्होंने आधार दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुद्दा उठा चुके हैं। तो अरे वो वरिष्ठ वकील तो सुप्रीम कोर्ट में ही डिनाई हो गए ना मृगेंद्र जी। उसके बाद भी उसी चीज को खींचना, बार बार खींचना, कहीं ना कहीं बोझिल तो बनाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये राजनीतिक स्टैंड है। ये एक तरीके से ईवीएम को सवालों के घेरे में खड़ा करने की उनकी प्रक्रिया है। और पहले ही मैं आपको बताया कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक समय इसका विरोध कर चुके हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उनको दूसरा रुख अपनाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम है और ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और अचानक वोट परसेंट बढ़ जा रहे हैं। जी ठीक है, भले ही कांग्रेस के नेता अपने स्टैंड पर खड़े रहे, लेकिन विस्तार न्यूज अपने खबरों के स्टैंड में खड़ा रहेगा। आप भी बेमेतरा में खड़े रहिए, दिखाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए मृगेंद्र जी। आगे बढ़ेंगे, खबर बिलासपुर से है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नेचुरोपैथी विभाग के छात्र ने अतिथि शिक्षक मोनिका पर प्रताड़ना और पैसा वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही छात्र चंद्र प्रकाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके अपनी जान को खतरा भी बताया है। वीडियो के जरिए पीड़ित छात्र ने बताया कि नेचुरोपैथी कोर्स सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली चल रही है
और क्या है ये मामला, कैसे क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ जानने के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। लेकिन जब ये छात्र पहुंचे, इन्होंने ज्ञापन दिया, तब क्या तर्क दिया गया यहां के शिक्षक द्वारा, जरा वो सुन लीजिए। तो अतिथि शिक्षक मोनिका को जिम्मेदार बताया गया है और ये छात्रों ने विरोध किया है। और तमाम जानकारी के लिए हम अपने बिलासपुर सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन तब तक देख लीजिए कि चंद्र प्रकाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, अपनी जान को खतरा बताया। वीडियो के जरिए पीड़ित छात्र ने बताया कि नेचुरोपैथी कोर्स सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली हो रही है। और आशीष दुबे बिलासपुर से सीधा जुड़ गए हैं। आशीष, वसूलीबाजी का आरोप लगा है विश्वविद्यालय पर, छात्र ने वीडियो जारी किया है। ये आरोपों को लेकर जब आपने तफ्तीश की तो क्या देखा? जी नितेश, ये बहुत बड़ा मामला है और एक तरीका भी जो अवैध वसूली का खेल चल रहा है तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज हैं उनको लेकर के। तो पहले तो NSVI ने इसका विरोध भी किया था, ज्ञापन भी दिया था कुल सचिव को और उन्होंने अपनी समस्या भी बताई थी। इसके बाद वो कुलपति से भी मिले थे और जब वहाँ से उन्हें यह राहत नहीं मिली तो दूसरे दिन फिर ये जो सुसाइडल जो वीडियो है वो सामने आया है। और चंद्रदीप नाम का जो बालक है, जो बच्चा है, जो छात्र है वहाँ का, वो एक स्पेसिफिक नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट की जो HOD है उन पर आरोप लगा रहा है कि वो जो है ये अवैध वसूली में लिप्त हैं और उनसे मानसिक प्रताड़ना। वक्त कम है, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करूंगा। विस्तार न्यूज गरीबों, वंचितों, कुचले, दलित, शोषित सबकी आवाज रखता है। ये बताइए कि क्या आश्वासन दिया गया उनके द्वारा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा, और अगर आश्वासन में यह कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है कि जब तक जांच होगी तब तक उस HOD को, उस शिक्षिका को होल्ड किया जाए या उस पद से कहीं और इतर रखा जाए, तो ये अनुचित है ना आशीष? बहुत संगीन आरोप है ये। बिल्कुल नितेश, ये संगीन मामला है और बहुत ही सनसनीखेज मामला है। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है फिलहाल इस मामले में। इसमें एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि फिर से वो 2 दिन पहले जो यहाँ वाकया हुआ, जो छात्रों ने प्रदर्शन किया और जो बाकी चीज़ें हुई, जो रंजेश सिंह के नेतृत्व में, उस मामले को भी मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भी यही मामला, जो PhD शोध के क्षेत्र में जो यहाँ वसूली चल रही थी CMD कॉलेज और DP विप्र कॉलेज में, वहाँ के मामले को कुलपति और कुल सचिव के संज्ञान में लाया था। और इसके दूसरे दिन यह मामला फिर से फूटा, जिसमें छात्र ने अपने डिपार्टमेंट पर यह मामला बताया है। और पता नहीं क्यों, ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि यूनिवर्सिटी जैसी जो प्रबंधन है, प्रशासन है, वैसे गंभीर मसलों को अनदेखा कर रही है। नितेश, उम्मीद है आपके इस खबर के बाद असर होगा और जो दूध का दूध है, पानी का पानी निकलेगा। आशीष, डरते रहिए, लगे रहिए, अड़े रहिए और इसी तरह बात रखते रहिए बिलासपुर की आवाम की। आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। आप सभी छत्तीसगढ़ के निवासियों के काम की ये खबर है, बेहद महत्वपूर्ण खबर है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री विश्वदेवसाय की सरकार अब अफसरों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल और अपीली अधिकारियों की नियुक्ति होगी, जो 15 दिनों के अंदर आवेदनों का निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का स्लोगन विष्णु का सुशासन को चरितार्थ करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आमतौर पर बेहद शांत और सरल माने जाने वाले मुख्यमंत्री साय ने कई जगहों पर यह भी कहा था कि मैं भले ही शांत हूं, लेकिन जनता की समस्याओं को निराकरण में लापरवाही बरतने पर मुझे गुस्सा आता है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता हूं। और उसी विष्णु के सुशासन की जो बात हो रही है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया है, ये फैसला उठाया है। रवि मेरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। जिस विष्णु के सुशासन की बात हो रही थी, पूरे चुनावी कैंपेन में हुई है, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी झलकी दिखाई दे रही है। रवि, अब नीतीश, से जरूरी कदम उठाया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से, क्योंकि लगातार ये चर्चा में आ भी रही थी और ये समस्याएं हम भी सुन रहे थे कि सरकारी योजनाओं का जो ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन होना है, वहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही थी, ग्रामीण परेशान हो रहे थे। इसीलिए शिकायतों का जो निवारण है वो अब मुख्यमंत्री सचिवालय से, जिला कलेक्टर से और संचालनालय से, तीनों जगह से अलग अलग स्तर पर इस पर निवारण किया जाएगा। और इसका जो समय सीमा है
वो भी तय कर दिया गया है, क्योंकि 15 दिन के भीतर में ही इन समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के सचिवालय के जो वेबसाइट है उसमें लगातार शिकायतें आ रही थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब जितनी भी शिकायतें आएंगी उनका 15 दिन के भीतर में अलग अलग स्तरों में जो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में 2 प्रमुख लोग रहेंगे, इसमें IAS अफसरों को ही मौका दिया जाएगा और इसमें रहेंगे एक नोडल अधिकारी और दूसरे अपीलीय अधिकारी। तो ये अधिकारी उस शिकायत का निरीक्षण करेंगे, शिकायत में क्या समाधान हो सकता है उन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। उसके बाद उस ग्रामीण को ये बता भी दिया जाएगा कि आपकी ये समस्या थी, क्या कुछ समस्या का समाधान हुआ है। तो 2 चीजें सुनिश्चित हो गई, एक तो जनता की समस्या का समाधान होगा और दूसरा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। रवि माफी चाहूंगा, वक्त कम है, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। जांजगीर के बलौदा में जरवे गांव के ग्रामीण बैंक में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने बैंक का कंप्यूटर सिस्टम चुरा लिया है। इस दौरान चोर नकदी चोरी करने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन चोरों ने कटर से CCTV काट दिया, बैंक के अंदर जो ताला था वो तोड़ दिया और इसके बाद जो वहां पर कंप्यूटर वगैरह थे उनकी चोरी कर ली। मौके पर ASP और DSP पहुंचे और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की जा रही है और तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल कि ग्रामीण स्तर में जो गांव है, जो बैंकिंग प्रणाली है वो कैसी है और कितनी सुरक्षित है, क्योंकि जनता का अमूल्य धन वहां पर सुरक्षित रखा होता है। दो 2000 क्विंटल धान के घपले की बात सामने आई है। मुंगेली की हम बात कर रहे हैं। इसे अनियमितता के चलते केंद्र प्रभारी रामदास बंजारे के खिलाफ 2 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले को जरा समझ लीजिए। गुरुवाइन डबरी धान उपार्जन केंद्र में रामदास बंजारे की तरफ से धान के उठाव में सहयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे केंद्र में लगातार अनियमितता देखने को मिल रही थी। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर राहुल देव ने इस के लिए एक प्रशासनिक टीम भेजी, जो कि धान उपार्जन केंद्र में पहुंची, जांच करने पहुंची और उसने पाया कि अरे भाई, ये इसलिए नहीं धान का उठाव करने दे रहा था क्योंकि यहां 2000 क्विंटल धान की कमी थी। किसानों से बारदाना लेना सहित कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं। ARCS ने और SDM ने क्या कुछ कहा है, जरा उससे सुनिए। श्याम राइस प्रोडक्ट गाड़ी को ये पाया है कि वो बिना DO के धान लोड कर रही थी। लगभग 240 क्विंटल धान उन्होंने लोड किया था, जिसका न तो उनके पास गेट पास था, न ही कोई DO था। तो चूंकि उनको अभी दोषी पाया गया है, तो नियमानुसार उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई 17 तारीख को कलेक्टर साहब के निर्देश पे हम लोगों ने भौतिक सत्यापन पूरे लोरमी अनुभाग के सभी खरीदी केंद्रों का, जहां पे उठाव नहीं हुआ है, उसका किया। तो गुरुवाइन डबरी में मैंने नायब तहसीलदार लालपुर थाना को भेजा था। बाद में मैं भी खुद वहां गया तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, लोडेड गाड़ी। बताया गया कि ये किसी राइस मिलर का है जिसका DO कटा है, लेकिन गेट पास नहीं होने के कारण विगत 10-15 दिनों से खड़ा हुआ है। तो मैं पूछा कि कौन राइस मिल का है, तो उन्होंने राजिम के राइस मिलर की बात बताया। तो मैं उससे बात किया तो राइस मिलर द्वारा इनकार किया गया कि भाई मेरा कोई गाड़ी नहीं है वहाँ, ना ही मेरा DO उस गाड़ी के लिए है। तो कुल मिलाकर धान खरीदी प्रभारी गुरुवाइन डबरी में रामदास बंजारे पर धान खरीदी में 64,94,500 रुपए की धोखाधड़ी कर गबन करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने केंद्र प्रभारी के खिलाफ अलग अलग मामलों में FIR दर्ज कर ली है। आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई है, उसी की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने विवाह के 33वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री निवास में सपत्नीक पूजा अर्चना की है, भगवान से आशीर्वाद भी लिया है। CM साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पूजा की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। CM ने लिखा है कि वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में सपत्नीक पूजा अर्चना कर इष्ट देव से आशीर्वाद लिया। जो उस समय आरती पूजन अर्चन हो रहा था, आप भी देख लीजिए, आप भी सुन लीजिए। बस्तर में रहते हैं, जगदलपुर में रहते हैं और हवाई सफर करना चाह रहे हैं तो आपके ही काम की खबर है। हुआ क्या है, बस्तर को दिल्ली तक सीधी फ्लाइट मिलने का एक और मार्ग रास्ता खुलने जा रहा है।
जून महीने से जगदलपुर से बिलासपुर होते हुए दिल्ली तक उड़ान संभव हो सकती है। एयरलाइंस कंपनी ने इस उड़ान सेवा पर सहमति जता दी है। जल्द ही ये उड़ान शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता था, बिलासपुर से दिल्ली और जगदलपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली की उड़ान सेवा होती थी। ऐसे में कई राज्यों के बड़े शहरों को सीधी कनेक्टिविटी जगदलपुर से नहीं मिल रही थी, अब मिलने लगेगी। इसके अलावा फिलहाल रायपुर, हैदराबाद और जगदलपुर के लिए भी फ्लाइट सुविधा उपलब्ध है। बिलासपुर सीधे फ्लाइट जुड़ जाने से हाई कोर्ट और बिलासपुर के जरिए दूसरे मार्गों तक जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। विजय दयाराम ने क्या कहा है, जरा उन्हें सुनिए, जो कि कलेक्टर है वहां के। जगदलपुर के जो रहवासी है और बस्तर के जो रहवासी है हमेशा से लगातार इसकी मांग करते आए हैं कि बड़े शहरों के लिए यहाँ से जो आने जाने का सुविधा, विमानन सुविधा जो है मिलती रहे करके अभी इसमें प्रयास करते हुए एयर अलायंस के साथ जो लगातार हमारी जो बातचीत हुई है उसमें हम लोगों ने इस काम के लिए उनसे अनुमति ले लिया है कि बिलासपुर से जगदलपुर, बिलासपुर और दिल्ली यहाँ के लिए जो फ्लाइट्स जो है जून 3 तारीख से शुरू की जा रही है। भोपाल चलेंगे। भोपाल में लोकायुक्त दफ्तर में लगी आग पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस आग को लेकर सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार पर वार किया है। इस वार को आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। खुद हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला गए थे, उन्होंने बातचीत की थी, बात कर आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसके अन्य पहलुओं पर बात करेंगे खुद अंचल से। लोकायुक्त कार्यालय में आग लगी, इसको लेके बड़ा आरोप है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार फायर ब्रिगेड को लेके आम जनता के लिए तो पॉलिसी बनाना चाहती है, लेकिन जब सरकारी फाइलों में आग लगती, सरकारी दफ्तरों में आग लगती है तो सरकार के क्या नियम, क्या उस समय कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए किसी पे? अगर सतपुड़ा भवन में आग लगी तो वहाँ पे कई विभाग की फाइलें जली, पेंशन अधिकारी कर्मचारियों की फाइल जली, क्या उस परिवार के प्रति संवेदनशील नहीं है सरकार? लगी वल्लभ भवन में आग, कहा गया है कि उसमें सच्चिदानंद की फाइलों पे आग लगी, तो क्या सच्चिदानंद किसको बांटा गया, क्या बांटा गया, तो वो भी एक घोटाले की बात थी। क्या उसको दबाने का प्रयास नहीं किया गया आग के पीछे? लोकायुक्त की आग लगी, ये तीसरी कड़ी है। तो यहाँ पर क्या सीएस की जो फाइलें थी, जो मुख्यमंत्री उनके परिवार की जो जिन जमीनें खरीदी है, क्या उस फाइल को दबाने के लिए आग के हवाले तो नहीं किया गया है? बताएं, सरकार बताएं, लोकायुक्त जवाब दे, स्पष्ट वक्तव्य दे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो कि कह रहे हैं कि लोकायुक्त कार्यालय में लगी आग भारतीय जनता पार्टी के घोटालों की फाइल को जलाकर उन्हें खत्म करने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे, क्योंकि वो अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और बड़े नेता बनना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन सियासत से हटकर मैं अपने सहयोगी अंचल जी का रुख करूंगा। सियासत से इतर अगर बात की जाए अंचल जी, तो लगातार जो 3 बार आग लग रही है, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि आग लगने पर कोई विधान नहीं है, नियम नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, और ये सारी चीजें क्या कहते हैं, ये नियम कानून क्या हैं, और वाकई प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं बड़ी चूक तो नहीं है, बड़ी लापरवाही नहीं है? लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए नीतीश, बिल्कुल सही बात है कि जब भी किसी सरकारी कार्यालय में आग लगती है तो निश्चित रूप से विपक्ष उस पर चुटकी लेता है, हमला बोलता है, और वही किया आज नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उमंग सिंघार ने भी। उन्होंने कहा कि वल्लभ भवन में आग लगी, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भोपाल के वल्लभ भवन में आग लगी थी, जहां पर स्वेच्छानुदान से संबंधित फाइलें लगी थी, उस पर भी उन्होंने कहा यह घोटाले की श्रेणी में आता है कि आपने किसको अपना स्वेच्छानुदान दिया है। ठीक इसी तरीके से जो भी ज़मीनें खरीदी गई या जो भी घोटाले हुए उसकी जांच अगर लोकायुक्त में चल रही थी तो उसके कागजात जला करके और वो सबूत मिटाने का काम लोकायुक्त ने किया है, और उसका जवाब उन्होंने सरकार के साथ लोकायुक्त से भी मांगा है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों? जब इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके कार्यालय में रखे हुए हैं तो इस तरीके की लापरवाही क्यों? दमकल की व्यवस्था क्यों नहीं है? ऐसे व्यवस्था आपके कार्यालय में क्यों नहीं है कि कोई भी इस तरह की आगजनी की घटनाएं, क्योंकि गर्मी का वक्त है, आपको पता है। वैसे भी पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो दमकल की काफ़ी कमी है। कई बार आग लगने के बाद मौके पर कई दूसरे जिलों से मिलाकर बुलाया जाता है, तब जाकर आग पर काबू पाया जाता है।
तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। ये तो भाजपा भी अगर विपक्ष में होती तो करती, और वही काम कांग्रेस पार्टी के उमंग सिंघार ने किया है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात ये जरूर है कि जो जांच होती है, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और आगे आने वाले समय में सरकारें उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं, कितना उससे लिहाज करती हैं, उसको समझती हैं, और आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या उपाय करती हैं, ये जरूर कभी देखने को नहीं मिला। 15 दिन के भीतर बल्लभ भवन की आग की जांच रिपोर्ट आनी थी, जो आज तक नहीं आई। हालांकि सागर एसएफएल टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो ये शॉर्ट सर्किट तो एक आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हो सकता है कि आग लगाई गई हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कांग्रेस पार्टी के विरोधी लोग कह रहे हैं, विरोधी दल कह रहे हैं। ये आरोप तो है, आरोप तो एक लगते चीज और रहेंगे। अंचल, भले ही एक स्वस्थ विपक्ष के तौर पर भी उन्होंने ठीक कंसर्न उठाया है, क्यों ना डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गए हैं। और अभी भी देखा जा रहा है कि प्रशासनिक भवनों में इतनी हैवी फाइल्स हैं, कई वर्षों के डेटा हैं, और जब आग जैसी चीज़ होती हैं तो कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक होते हैं। तो इस दिशा में भी नई चीज़ें होनी चाहिए। अच्छी छवि के लिए खुद जाने जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव, प्रशासनिक स्ट्रिक्ट भी हैं, तो ये चीज़ें भी एक नवाचार की भी ज़रूरत दिखाई देती है। निश्चित रूप से है, और देश जिस तरफ बढ़ चला है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। अभी हम थोड़े दिन पहले हमारे विस्तार न्यूज़ ने ही ये खबर भी दिखाई थी कि डिजिटल सिग्नेचर के मामले में किस तरीके से मध्य प्रदेश फिसड्डी है और केंद्र अव्वल रहा है। तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर बात वही है, संसाधन तो आप दे देंगे पर करेगा कौन? जो कर्मचारी जब कंप्यूटर युग ही नहीं था, जिनने कंप्यूटर देखा ही नहीं, अगर उन्हें बैठा दिया गया है तो वो कैसे काम करेंगे, या उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। तो बहुत सारे काम होते हैं जो हो रहे हैं, और धीरे धीरे लगभग सभी विभागों में इसी तरफ डिजिटल की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और देर सवेर ये भी दुरुस्त होगा। लेकिन रही बात अगर आगजनी की, तो आग लगने में तो वो चीजें भी तबाह हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बैकअप रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें व्यवस्थित करनी पड़ेगी, किस तरीके की घटनाएं लेकिन कुल मिलाकर एक स्वस्थ बहस तो छिड़ गई है कि कुछ नई दिशा होनी चाहिए, नए नवाचार होनी चाहिए। माफी चाहूंगा, पटना साहिब में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं अंचल जी, इसलिए हमें वहां जाना पड़ेगा। इस वक्त पटना साहिब में यानी कि बिहार में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, सुनिए उनका उद्बोधन। जब सम्राट अशोक कुमार थे तो सम्राट बनने के लिए पाटलिपुत्र आए, तो ये उस समय का भी एक महत्व का केंद्र रहा है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन थी, लेकिन 2500 साल से ज्यादा पुराना स्थान, शिक्षा का केंद्र, यहाँ का नालंदा, यहाँ का तक्षशिला, यहाँ की विक्रमजीत शिला, एक के बाद एक ज्ञान, वैराग्य, शासन, प्रशासन और पूरे देश के अंदर जहां बिहार की क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी कहीं से निकलते हैं तो बिहार से निकलते। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, बिहार के लोग अपनी प्रतिभा से जहां जाए वहां झंडे गाड़ते हैं, वो आनंद में डुबाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। आज यहाँ पर ये चुनाव की बेला में हम लोग बैठे हैं, इसीलिए थोड़ी बात चुनाव की भी करेंगे, और चुनाव में खास करके माननीय मोदी जी की और कांग्रेस और उनके सारे गठबंधन वालों की बात भी करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो वर्तमान का समय है, जो मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, माननीय रविशंकर जी ने कहा है, बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाने के लिए है। एक तरफ आप सब देखेंगे कि देश के अंदर वोट मांगने वाले बहुत मिलेंगे, सरकार चलाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आजादी के पहले इस देश के अंदर 1947 के पहले बहुत सारे राजा महाराजा, 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सभी क्रांतिकारियों ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी का संकल्प किया कि हमारा लोकतंत्र होना चाहिए, देश आजाद होना चाहिए, और देश आजाद होकर के जनता का तंत्र, जनता के द्वारा और जनता के हित में लेने वाली सरकार बने। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक एक परिवार ने अपनी सत्ता पकड़ ली और अपने घर में परिवार के अंदर सरकार ले ली।
और सारे पावर अपने पास ले लिए। एक भी आदमी, अब ये हमारे लिए कितना सामान्य बात है। मैं अपनी जिस पार्टी से आता हूं, मेरे कोई पिताजी सांसद नहीं, मेरे परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, सीधे मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी मुख्यमंत्री बना करके आपके यदुवंशियों में से मौका देती है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका, ये कहने की बात नहीं, करके दिखाते हैं। और गरीब परिवार का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? किसान परिवार का व्यक्ति इस देश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और इतना ही नहीं, हम याद करें, आपने लगातार ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1900 जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर ले, ये प्रधानमंत्री सड़क गांव से गांव जोड़ने की पहली बार अगर मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्मरण करें। गांव गांव के अंदर विकास के लिए जिनने दरवाजा खोला, सड़कें बनाई, ये भाजपा ने गांव का विकास की बात कही। मुझे इस बात का आनंद है कि आज जब मैं दोबारा चुनाव की बात करूंगा तो 2014 में भी पहली बार देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम सबके आगे आया। तो आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि बख्तियारपुर में संबोधित कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में निकले। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश निर्यात के मामले में देश में 13वें पायदान से खिसक कर फिसल कर 15वें नंबर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का निर्यात 62,255 करोड़ रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 623 करोड़ कम है। इसके बाद तुलना करें तो मध्य प्रदेश हरियाणा और ओडिशा जैसे छोटे राज्यों से भी फिसड्डी रहा है, पिछड़ गया है। यह कोई बात आम आंकड़ों की नहीं हो रही, किसी विश्लेषण एजेंसी की नहीं हो रही, बल्कि ये विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि शासकीय उपक्रम है, सरकार का उपक्रम है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जानकारी सामने निकल कर आई है। इसे लेकर कांग्रेस ने अब प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट किया है, काफी कुछ हो रहा है। और श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। श्याम जी, ये जो तस्वीर है, ये जो रिपोर्ट है, कुछ सुखद नहीं है, और अगर सुखद नहीं है तो क्या इसके पीछे कारण है? आर्थिक जानकारों से आपकी क्या बात हुई, क्या सामने निकल कर आया, क्यों जहां बढ़ना चाहिए वहां हम घट रहे हैं? देखिए नीतीश, आर्थिक विश्लेषक इसमें कई तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी सेक्टर में हमने तेज़ी से कदम बढ़ाए और बीच में जो है हमने अपने कदम पीछे खींच लिए, या हमने जो है उस दिशा में गंभीरता से प्रयास नहीं किए। हालांकि अभी विश्लेषण जारी है और ये समझना होगा कि वो पर्टिकुलर सेक्शन कौन से हैं या वो पर्टिकुलर क्षेत्र कौन से हैं जहां पर हमारी कोशिशें नाकाफ़ी रहीं। हमने जो आगे बढ़ने की कोशिश की निर्यात के लिए, वो पूरी नहीं हो पाई। 623 करोड़ की घटोतरी है श्याम जी। अगर किसी भी योजना की बात की जाए, अच्छा खासा अमाउंट होता है 623 करोड़ रुपए। और मौसम भी देखा जाए तो मौसम भी कोई उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं रहा, लेकिन थोड़ी तो ऊंच नीच हुई है। और जब तृतीयक सेक्टर, जो प्राथमिक सेक्टर होता है, यानी कि कृषि सेक्टर या जो बागवानी, ये सारी चीज़ें, इन पर हम कमज़ोर होते हैं, जो कि मध्य प्रदेश चूँकि कृषि प्रधान राज्य है। तो क्या इस सेक्टर का रोल हो सकता है? मौसम की मार हो सकती है, कुछ ऐसे भी रीजन निकल कर आए, या इन चीज़ों में और ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी और बेहतर कर सकते हैं हम जो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये सच बात है कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर चलने वाला प्रदेश है, लेकिन पिछले दिनों में आधे दशक में हम बात करें तो कई फूड प्रोसेसिंग का ऐसा सेक्टर था जिसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की गुंजाइश थी। बागवानी का सेक्टर ऐसा था जिसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बिल्कुल तैयारी थी लगभग, लेकिन इन सेक्टर्स में मध्य प्रदेश अच्छा नहीं कर पाया। जो महकमे हैं, कृषि महकमा है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने शुरुआत तो बहुत तेज़ी से की दूसरे राज्यों को देखते हुए, लेकिन फिर उसका कोई फ्रूटफुल परिणाम नहीं आया, कोई जो उद्देश्य आधारित चीज़ें नहीं हुई। तो यकीनन
जो मैं कह रहा था कि कई सेक्टर्स में केवल नाम के लिए शुरुआत कर दी जाती है, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक जो है सरकार ध्यान नहीं दे पाती या विभाग ध्यान नहीं दे पाता, ये स्थितियां रहती हैं। और अभी भी काफी मेहनत करने की जरूरत है, प्रदेश को अच्छी पॉलिसीज की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इधर जबलपुर में निजी स्कूल के जो हम खबर दिखा रहे थे आपको, निजी स्कूल मामले की खबर सुबह से ही दिखा रहे थे, उसमें बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निजी स्कूल संचालक गिरफ्तारी मामले में स्कूलों के प्रिंसिपल, संचालक और अन्य लोगों का अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। जिला अस्पताल विक्टोरिया में सभी को ले जाया गया है। सभी आरोपियों को सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। प्रिंसिपल का मेडिकल चेकअप कराया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर शहर के 11 निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और संचालकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सुबह से ही आप लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, सभी प्रदेशवासियों को बता रहे हैं और बड़ी कार्रवाई हुई है। ये कैसे हो गई गिरफ्तारी? बड़ी क्विक कार्रवाई हुई है, अच्छी पहल की गई है। बिल्कुल नीतीश, इसे हम सराहनीय पहल कहेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जबलपुर में जिस तरीके से पिछले 2 से ढाई महीनों से लगातार निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही थी, और हमेशा हम नीतीश ये बात करते थे कि ये कोशिश किसी अंजाम तक पहुंच पाएगी कि भी या नहीं, लेकिन आज जिला प्रशासन ने कर दिखाया। तारीफ के काबिल काम किया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश भर की निजी शिक्षा व्यवस्था पर सीधी चोट की है। यहाँ पर प्रशासन ने जबलपुर के 11 नामी ग्रामी स्कूलों के संचालकों, प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रकाशकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो बड़े पुस्तक विक्रेता थे, जो पिछले कई दशकों से लाखों करोड़ों में खेल रहे थे, अभिभावकों को लूटने का काम कर रहे थे, उन पर शिकंजा कसा है। आज सुबह एफआईआर हुई और चंद घंटों में ही गिरफ्तारी हो गई, चंद घंटों में ही मेडिकल हो गया और अब शाम तक शायद सभी लोग जेल के अंदर हो जाएंगे। 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है नीतीश इस पूरे मामले में। 20 की गिरफ्तारी हो गई है और प्रशासन एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सभी धाराएं गैर जमानती हैं, यानी कि कोई भी थाने से या एसडीएम कोर्ट से जमानत नहीं ले पाएगा, लेना होगा सीधे कोर्ट से ही, यानी कि उसके पहले आपको जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि तमाम स्कूल बंद हो जाएं, क्योंकि स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन भी ये बात कहता है कि ये कार्रवाई सबक है कि आगे से चलकर आगे होगा। दुर्गेश भाई, पिछली बार कलेक्टर साहब के जब हमारी खबर थी वो गोदाम वाली, उसमें हमने कलेक्टर साहब के ऊपर कठोर टिप्पणियां की थी, कठोर जवाब मांगे थे, क्योंकि लापरवाही हुई थी, लेकिन इस बार अच्छा काम किया है तो तारीफ भी कर रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर विस्तार न्यूज का उद्देश्य जो सच का सच है वो साफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जुड़ने के लिए। अभी जुड़े रहिएगा, अगली खबर में आपके साथ फिर बातचीत करनी है। राजनीतिक बयानबाजी का मसला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जीतू पटवारी की ओर से दायर इस याचिका पर एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डबरा थाना, राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस कर जवाब मांगा है। कहा कि जीतू पटवारी जी द्वारा इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे किसी भी महिला की लज्जा जो है वह भंग हो सकती है, और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की, और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है, 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया है। तो डबरा थाना, राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस थमा दिया गया। दुर्गेश, क्या नोटिस थमाया गया है? नोटिस के क्या बिंदु हैं, कब क्या होगा और अगली सुनवाई कब होगी? थक गए दुर्गेश भाई लगता है आप। बिल्कुल नीतीश, देखिए इस पूरे मसले को लेकर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी जब तक मंचों तक रहती है, जब तक आरोप प्रत्यारोप तक रहती है, तब तक ठीक लेता है, लेकिन जब वो कानूनी पचड़ों में फंस जाती है तो फिर हर आदमी को कानून की दहलीज तक आना ही पड़ता है। और यही मामला इमरती देवी और जीतू पटवारी के बीच बयानबाजी को लेकर हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने जब इमरती देवी पर निशाना साधा था, बयान दिया था, तो मध्य प्रदेश की सियासत तो गर्मा ही, लेकिन उसके बाद इमरती देवी ने सीधे डबरा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी जीतू पटवारी के
के खिलाफ। अब एफआईआर दर्ज हो गई, यानी कि कानूनी प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई। निश्चित तौर पर यहाँ में इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी का डर भी एक व्यक्ति को रहता है, और जब वो राजनीतिक पद पर रहता है तो फिर ज्यादा रहता है। यही वजह है कि अपनी सुरक्षा के लिहाज से जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में जीतू पटवारी ने याचिका दायर की है और उसमें कहा है कोर्ट के सामने कि हमने जो बयान दिया था वो किसी महिला का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था, वो राजनीतिक बयानबाजी थी। लेकिन बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक तूल दे रही है और इस राजनीतिक तूल देने के पीछे ही एफआईआर दर्ज कराने का मतलब है। उनके बयान से किसी भी महिला का अपमान नहीं होता है, खासकर इमरती देवी का मानहानि नहीं हुई है। और इसी तर्कों के साथ ये याचिका हाईकोर्ट में दायर कर ये मांग की गई है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने अभी जीतू पटवारी के तर्कों को सुनने के बाद इमरती देवी और पुलिस को, राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। जुलाई 2 को जवाब मांगा है और तब देखना होगा कि इमरती देवी इस पूरे मामले पर क्या जवाब देती है, पुलिस क्या जवाब देती है, और उसके बाद ही फिर इसमें आगे की कार्रवाई हो सकती है। सुबह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप 44 डिग्री तापमान पर, और स्कूल की जो खबर है आपकी पूरे प्रदेश को देखा जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है, यही वो चेहरा है। दुर्गेश जी देख लीजिए, आराम कर लीजिए थोड़ा दुर्गेश भाई, बहुत गर्मी है और बहुत मेहनत आप सुबह से करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आंधी तूफान से केले की फसल को भारी नुकसान हुआ, उसकी बात करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद सर्वे टीम ने बुरहानपुर पहुंचकर केले की फसल का सर्वे किया है। रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आंधी तूफान से केले की फसल को हुए नुकसान को लेकर प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। आंधी तूफान के चलते बुरहानपुर में केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद किसानों ने प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की थी। किसानों की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए थे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद सर्वे टीम ने बुरहानपुर पहुंचकर केले की फसल का सर्वे किया है। वहीं किसानों की फसलों को हुए नुकसान के तहत गांवों का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। कलेक्टर भव्य मित्तल के मुताबिक 65 गांवों के किसानों के केले की फसल को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि नियम के तहत प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आंधी तूफान जो आया था उसमें करीबन 65 गांवों में हमारे यहाँ पर नुकसानी के बारे में जानकारी मिली थी और टीम सब जगह गठन हो चुका है। प्रारंभिक रूप से केले की नुकसानी के लिए जो टीम्स बनी है उन्होंने सर्वे करके जैसे जैसे सर्वे होगा उसका प्रकाशित करेंगे ताकि लोगों की आपत्तियां आमंत्रित कर सके। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केले की खेती व्यापक तौर पर होती है। इस बार 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर केले की खेती की गई है। गर्मी के दौरान हुए मौसम में अचानक बदलाव और आंधी तूफान की वजह से सैकड़ों की संख्या में किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन ने फिलहाल सर्वे का काम शुरू कर दिया है। वहीं सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर उज्जैन का सबसे बड़ा जिला अस्पताल अपनी लचर व्यवस्था के कारण बदनाम हो रहा है। जनता यहां परेशान हो रही है, देखिए कैसे। उज्जैन का सबसे बड़ा जिला अस्पताल अपनी लचर व्यवस्थाओं के कारण मरीजों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गर्मी के दिनों में अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं अस्पताल में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल में जहां एक और मरीजों के लिए पंखे की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं महिलाओं के लिए जिला अस्पताल के शौचालय में दरवाजे तक गायब हैं। ऐसे में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी ठंडा नहीं मिलता, बिल्कुल गर्म पानी बिल्कुल रोड पे लेने जाना पड़ता, बाटल बार बार खरीदो। और के नाम से पंखा कूलर, मतलब पंखा भी बहुत मद्दा चलता है, गर्मी लगती है, अपनी तरफ से अपनों को लाना पड़ता है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पंखा भी घर से लेके आए हैं और लेटरिन बाथरूम में भी सुविधा नहीं है। और क्या देखे, ये गंदगी है बस, और क्या है। मामले को लेकर जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने तत्काल अस्पताल में मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ऐसी कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं उसके बारे में सिविल सर्जन को निर्देशित किया जा रहा है कि वो जो है प्रॉपर व्यवस्थाएं गर्मी के हिसाब से वहाँ पे बनाएं ताकि अव्यवस्था ना हो और जो लोग आ रहे हैं इलाज कराने उनको कोई परेशानी ना हो। उज्जैन में भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उज्जैन से संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज। संतोष कृष्णानी की आपने रिपोर्ट देख ली, अब सीधा संतोष कृष्णानी को भी देख लीजिए। संतोष भाई, ऐसा क्यों होता है इस 44 डिग्री 45 डिग्री की उबलती गर्मी में जब विस्तार न्यूज का कैमरा पहुंचता है तभी प्रशासन क्यों जागता है? क्यों आपके पहुंचने से पहले प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं क्यों नहीं करता? गर्मी के लिहाज से पहले से क्यों नहीं तैयारी करता?
बिल्कुल नितेश, बताना कि जिला अस्पताल जो कि संभाग के सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ पर, और भीषण गर्मी में जब मरीज अपने इलाज के लिए आता है तो उसको अगर 2 या 3 दिन डॉक्टर अगर भर्ती करने का बोलता है तो उनकी चिंता और बढ़ जाती है, उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिला अस्पताल में एक तो बेड जो है पूरा रेक्सिन का रहता है और गर्मी का भीषण 44 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस हो तो पूरे उनको गर्मी में पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो अस्पताल में जो पंखे लगे, अगर वो आप 5 की स्पीड में चलाएंगे तब जाके 1 की स्पीड में हवा देता है, तो इसीलिए उनके जो मरीज के जो परिजन है वो साथ में पंखे और कूलर भी लेके आ रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अस्पताल में ठंडे पानी की पीने की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई भी मरीज आता है उनके परिजनों को बाहर से जाकर पानी की बोतलें खरीदना पड़ती है, और दिन भर में गर्मी का मौसम है तो पानी तो लीटरों में लगता है। अगर एक मरीज के साथ 2 लोग आते हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर की पानी की बोतलें उनको लेके आना पड़ती है, और जिला अस्पताल में किसी प्रकार की कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि बाथरूम की बात करें तो महिलाओं का जो शौचालय बनाया हुआ है वहाँ पर दरवाजे तक उपलब्ध नहीं है, दरवाजे टूटे हुए पड़े। अगर महिला मरीज आता है या महिला मरीज के साथ परिजन आते हैं तो वहाँ पर अगर कैसे महिलाएं वहाँ पर। संतोष भाई, इन सभी के घरों में भी महिलाएं, माताएं, बहनी होंगी और इन्हें भी कहीं ना कहीं अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाना पड़ता है। अगर ये जो अधिकारी, जो कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, इनके साथ ऐसे बीते तो कैसा लगेगा इनको संतोष भाई? बिल्कुल, हमारी जब जिला कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया और यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनको तत्काल निर्देशित किया है। उसके बाद यहाँ पर काम होना भी प्रारंभ हो गया है। मतलब ये कहा जाए कि विस्तार न्यूज़ की खबर ने असर दिखाया है, और लगातार यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी वो भी लगातार वहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं, और वाटर कूलर लगाने की जगह जगह वहाँ पर प्रोसेस भी चालू होगी। 2 से 3 दिन में वहाँ पर मरीजों को ठंडा पानी पीने को मिलेगा। और यहाँ तक कि जो शौचालय की जो बात कर रहे हैं तो दरवाजे नहीं है, वहाँ पर दरवाजे लगाने का काम भी 1-2 दिन में प्रारंभ करने की बात जिला कलेक्टर और बहुत अच्छा आपकी खबर, आपकी मेहनत रंग लाई संतोष भाई। सीएम साहब का गृह क्षेत्र है और सख्त प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते डॉक्टर मोहन यादव, तो कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से ये भी संदेश है, जहां जहां भी प्रशासनिक बिल्डिंगों में लापरवाही हो रही वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि सीएम चुनाव से फुर्सत होंगे तो पहली घड़ी में आपकी खबर ही देखेंगे। संतोष, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल नितेश, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो सख्त निगाहें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डायरेक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि, वो भी निगाह रखते हैं और तत्काल अधिकारियों को सचेत किया जाता है कि आप इस व्यवस्था को सुधारें, अन्यथा मुख्यमंत्री कभी भी आप पर तलवार लटका सकते हैं। इसलिए जिला अस्पताल के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो भी बार बार वहाँ पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और जो भी खामियां दिखती हैं उसको नोट करके जिला अधिकारियों और सीएम के जो पीए हैं उनको नोट कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन से जुड़े थे संतोष भाई। तो काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल से वो क्या डरे जो भक्त है महाकाल का। उज्जैन की इसी खबर के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए विस्तार न्यूज़, लगातार अपना प्यार बनाए रहिए। नमस्कार।